हाय एवरीवन, माय नेम इज नवीन सिंह जादव और ये हमारा 11th क्लास का रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताओं का लेक्चर नंबर या क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट की बात की थी, मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले मोल कॉन्सेप्ट के जो दोनों लेक्चर हैं उनको देखें, तब इस पर आएँ। और इस लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं रस समीकरण मिति गुणांक या रस समीकरण मिति क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री, क्या चीज होती है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में इसका क्या यूज है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले एक बार इसका बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या है। तो ध्यान रहे कि अगर हम बोलें डेफिनेशन में, मैंने बोर्ड पे भी लिख दी, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक होंगे और कौन होंगे, उत्पाद होंगे। जो क्रियाकारक बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पाद बनते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो क्रियाकारक और जो राइट हैंड साइड होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों और उत्पादों के मोल या उनकी जो मात्रा है वो मोलों के रूप में होगी या ग्राम के रूप में होगी, और अगर गैस है तो आयतन के रूप में होगी। जैसे 1 मोल एनटीबी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। हमने पहले भी पिछले लेक्चर में बात की है। तो उनकी मात्राओं में क्या संबंध होता है कि अभिकारकों की मात्रा और उत्पादों की मात्रा में उनके मोल के रूप में, द्रव्यमान के रूप में या आयतन के रूप में क्या संबंध होता है, वही क्या कहलाता है, स्टाइक्योमेट्री या क्या कहलाती है, रस समीकरण मिति कहलाती है। और क्रियाकारकों और उत्पादों में जो उनके आगे जो गुणांक लगे रहते हैं उनको बोला जाता है रस समीकरण मिति, उनको गुणांक बोलते हैं, जो कि उस अभिकारकों या उत्पादों के किसको दर्शाते हैं, मोल को, कि इस क्रियाकारक के कितने मोल भाग ले रहे हैं और अभिकारक के कितने मोल भाग ले रहे हैं, जिनको क्या बोला जाता है, रस समीकरण मिति गुणांक। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में या किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले विभिन्न अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य अणुओं, द्रव्यमानों या मोल्स इत्यादि के संदर्भ में मात्रात्मक संबंधों को कौन बताती है, स्टाइक्योमेट्री। और इसी को क्या बोला जाता है, रस समीकरण मिति या रस समीकरण मिति क्या बोला जाता है। जो भाग लेते हैं उनको रस समीकरण मिति गुणांक, और जो ये सारा हो रहा है, जो रिलेशन है क्रियाकारकों और उत्पादों के, जो मोल्स या उनके द्रव्यमान के रूप में मात्रा होगी या मोल के, क्योंकि मोल भी मात्रा को दिखाने का तरीका है, द्रव्यमान भी मात्रा को दिखाने का तरीका है, और आयतन, गैस है तो गैस के लिए आयतन, एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उनको क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति। और जिनके आगे लगे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणांक। जैसे मैंने एक लिखी है N2+3 H2 = 2NH3। तो जो आगे लग रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक, जो कि अभिकारकों तथा उत्पादों को किसको दर्शाते हैं, मोल को। कि N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से अभिक्रिया कर रहा है तो कितने मोल NH3 बन रही है, 2 मोल NH3 बन रही है। देखो कैसे, हम जैसे बात करें इस पे, मैं यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे, एक तो N2 का कितना मोल है, 1 मोल, और H2 का कितना मोल है, 3 मोल, और अमोनिया का कितना मोल बन रहा है, 2 मोल। ठीक है, ये मैंने मोल के रूप में पदार्थ की मात्रा को लिखा है इनकी, इसके इतने मोल अभिक्रिया कर रहे हैं, इसके इतने कर रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। इसको मैं परमाणुओं की संख्या के रूप में भी लिख सकता, अगर ये मॉलिक्यूल है, अणुओं के रूप में N2 अणु होता है क्योंकि 2 परमाणु से मिलकर बना है, तो अणुओं के रूप में लिखता कि 1 मोल में कितने होते हैं, तो कितने अणु होते हैं 1 मोल में, Na। तो मैं बोलूँगा कि N2 के Na अणु H2 के 3Na अणुओं से अभिक्रिया कर रहे हैं, और कितने अणु बना रहे हैं, 2Na अमोनिया के अणु बना रहे हैं, क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं, परमाणु, अणु या आयन अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो यहाँ इसका 1 मोल, इसका मतलब कितने अणु हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 × 10⁻23। यहाँ कितने हैं, 3Na, क्योंकि 3 मोल है, 1 मोल में Na तो 3 में 3Na। यहाँ कितने मोल बन रहे थे NH3, 2 मोल, तो कितने Na, 2Na, मतलब अवोगाद्रो संख्या का दोगुना। तो इस रूप में भी दिखा सकते हैं इनकी मात्राओं के संबंधों को, इतना जब अभिक्रिया कर रहा है इसके साथ तो इतना कौन बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। अगर मैं ग्राम में लेता तो मुझे पता है कि 1 मोल का जो किसी अणु का या परमाणु का 1 मोल का जो भार होता है वो उसके ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। तो N2 के 1 मोल का भार कितना होगा, 28 ग्राम होगा कि नहीं होगा। किसी के 1 मोल का भाग उसके ग्राम, अगर अणु है तो ग्राम अणु भार, और परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। N होता तो 14 होता, N2 तो कितना हो गया, 28। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन H2 के रूप में है तो 2, और कितने H2 हैं यहाँ पर, 3, इसीलिए कितना ग्राम हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसे गैसियस फॉर्म में पाया जाता है N2, ये भी गैसियस फॉर्म में, और अमोनिया भी किस रूप में, गैसियस फॉर्म में। मुझे पता है कि अमोनिया का 1 मोल अमोनिया का कितना होगा, नाइट्रोजन परमाणु का 14 ग्राम, और 1 हाइड्रोजन का कितना, 1 ग्राम, तो 3 का कितना, 3 ग्राम, तो 17, और कितने हैं यहाँ पर, ये तो 1 मोल का हुआ, यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम के रूप में भी इनकी मात्राओं के संबंधों को दर्शा सकते हैं। आयतन के रूप में भी दर्शा सकते हैं। कैसे?
हम जानते हैं कि 1 मोल एनटीपी पर, मानक ताप दाब पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम या आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर 1 मोल का। इसका मतलब मैं अगर आयतन के रूप में इनकी मात्राओं के संबंधों को दर्शाऊं, जिसको मैं रस समीकरण मिति कह रहा हूं, कि मात्रा को विभिन्न रूपों में दर्शाया जा सकता है, क्रियाकारक और उत्पादों को, उनका जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है? रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आयतन के रूप में देखूंगा तो N2 का कितना मोल है? 1 मोल, तो कितना आयतन होगा इसका? 22.4। इसके कितने मोल हैं? 3, तो 22.4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। NH3 के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल, तो 1 मोल का 22.4, तो 2 का क्या हो जाएगा? 44.8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, यही तो ये कह रहा है कि क्रियाकारकों की, मैंने क्या बोला, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अगर आप जब कोई एग्जाम दे रहे हैं और आपको कोई अभिक्रिया आई तो सबसे पहले अभिक्रिया को क्या करिएगा? संतुलित करिएगा। हम संतुलित करने पे एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अभिक्रिया को सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस करना है, संतुलित करना है, उसके बाद इस पर अध्ययन करना है, क्योंकि इसकी मस्ट कंडीशन है कि अभिक्रिया कैसी हो? संतुलित हो। कोई भी रासायनिक जो समीकरण हो वो कैसा हो? संतुलित हो। उस पर क्या करेंगे हम लोग कि उनमें जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं और जो उत्पाद भाग ले रहे हैं उनकी मात्राओं में संबंध, वो मोल के रूप में भी हो सकता है, आवोगाद्रो संख्या के रूप में भी हो सकता है, और ग्राम में भी हो सकता है, द्रव्यमान के रूप में भी हो सकता है, और आयतन के रूप में भी हो सकता है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए मोल क्या होते हैं, ग्राम परमाणु भार क्या होता है, ग्राम अणु भार क्या होता है। हमने बताया था कि 1 मोल, किसी 1 मोल का भार होता है वो उसके ग्राम परमाणु भार, अगर परमाणु है तो, और अणु है तो ग्राम अणु भार के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 मोल ही आएगा। जैसे इसका 1 मोल कब आता है? ये कि दिया हुआ भार भी 28 होता है और इसका ग्राम अणु भार भी 28, तो कितना आता है? 1 मोल। इसलिए 1 मोल का जो भार होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है? किसी परमाणु के परमाणु भार के बराबर और किसी अणु के अणु भार के बराबर। 1 मोल का भार उतना ही होता है जितना उसका क्या हो? ग्राम परमाणु भार। 2 मोल है तो उसको 2 से गुणा कर दो, 3 मोल है उसका तो उससे 3 का गुणा कर दो। मुझे पता है कि 1 मोल में कितने परमाणु या अणु होते हैं, यहाँ सारे अणुओं के रूप में है, कोई सिंगल परमाणु नहीं है। तो 1 मोल में आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं या अणु होते हैं। तो मैं बोलूंगा किसी का 1 मोल, इसका मतलब कितने अणु, अगर अणुओं की बात है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु। जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि इसके Na अणु अभिक्रिया कर रहे हैं किसके साथ? 3Na+2 के साथ, तो कितने अणु बन रहे हैं? 2Na। आवोगाद्रो संख्या के क्या? दोगुने के बराबर बन रहे हैं। ठीक है, आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे। क्या याद रखना है? मैं लिखा है टेक्स्ट में कि प्रश्न में जिस पदार्थ की मात्रा आपको दी गई हो, जैसे हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जिस पदार्थ की मात्रा आपको दी गई है केवल उसी पे फोकस करना है। जैसे मैं अभी एग्जांपल लूंगा बहुत सारे क्वेश्चन के रूप में कि इतने से ये बनता है, तो जिससे जो चीज बन रही है उसकी मात्रा पे फोकस करना है और पे दिमाग नहीं लगाना। मैं अभी क्या कह रहा हूं हम आगे बात करेंगे कि जिसकी मात्रा दी हुई है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतने ग्राम से ये बनता है, तो उसी पे देखना है, उसकी मोल निकालने हैं। इतने मोल, या तो आपसे कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा कि 1 मोल से ये इतना बनता है, तो इतने ग्राम से कितना बनेगा, तो आप बता देंगे 1 मोल से, जैसे मैं बोलता कि N2 के 1 मोल से 2 मोल अमोनिया बन रही है, तो इसके 28 ग्राम से कितनी बनेगी? बता दो, क्योंकि 28 ग्राम का मतलब भी क्या है? 1 मोल ही है कि नहीं है। और इसका 34 ग्राम का मतलब क्या है? इसके 2 मोल है कि नहीं है। और बताओ, जैसे हम लोग बोलते कि इसकी आपकी N2 को ग्राम में मात्रा दे देता आपको, है ना, और पूछता कि ये कितना बनेगा, इससे ये कितना बनेगा, तो सबसे पहले क्या करना है? हमको मोल निकालने हैं। मोल निकालोगे और अभिक्रिया को अगर बैलेंस कर लोगे तो आप आराम से बता दोगे कि क्या बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया को इसमें बैलेंस करना है। रस समीकरण मिति में, रस समीकरण मिति गुणांक क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण में जो क्रियाकारक उत्पादों के जो आगे लगे रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उनके मोलों को। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से अभिक्रिया कर रहा है, तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, जिनको हम रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं। आप चाहें तो इसको लिख लें, फिर हम आगे बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, रस समीकरण मिति पे कैसे क्रियाकारकों की मात्रा उत्पादों को कैसे बनाती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल से लेकर अपर लेवल तक क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि 16 ग्राम मैथेन जलती है तो CO2 का कितना आयतन बनेगा? ये हम इसलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन, इससे आपका टाइम बचाने के लिए, नहीं आपकी MB खराब हो तो इस वजह से टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, 16 ग्राम मैथेन जलती है तो CO2 का कितना द्रव्यमान बनेगा? सबसे पहले अभिक्रिया लिखो, मैथेन होती है CH4। मैथेन क्या होती है? CH4। कभी भी कहीं जलाना अगर लिखा हुआ है, जल रही है, जलने का मतलब किसके साथ अभिक्रिया होती है? हमेशा किसके साथ अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। और अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या कभी भी जब कोई हाइड्रोकार्बन एल्केन या एल्काइन ऑक्सीजन के साथ जलता है तो क्या बनता है? CO2 प्लस जल बनते हैं। ठीक है, अगर उनको
O2 के साथ चलाया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है किसी भी हाइड्रोकार्बन की, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, एल्केन और एल्काइन, तो हमेशा क्या बनता है, CO2 प्लस क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को आप बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर लो। देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4, तो यहाँ क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, क्योंकि संतुलित करना है अभिक्रिया को, ये तो पक्की बात है, संतुलित समीकरण से ही हम डिसाइड कर सकते हैं। रस समीकरण में थी, यहाँ कोई जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मेथेन के इतने ग्राम हैं, इतनी ग्राम जलती है, तो CO2 का कितना द्रव्यमान बनेगा, मतलब ये जल के CO2 बना रही तो ये कितना बनेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, देखो बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 है ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या लगा दो 2O2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, 4 और 2 4, कार्बन कितना है, 1 तो कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी के 4, ये अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब अगर मैं इसकी रस समीकरण में देखूँ तो रस समीकरण में अनुसार तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब रस समीकरण में गुणांक कौन जो आगे लगे रहते हैं, ये इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 कुछ नहीं है, तो 1 और इसका कितना है, 2 है। रस समीकरण में तो ये कह रही है कि जब CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोलों से अभिक्रिया करता है तो 1 मोल तो CO2 बनती है और 2 मोल क्या बनता है, जल बनता है। ये रस समीकरण में कह रहा है, लेकिन इसने ग्राम में इसकी क्या दे दी, मात्रा दे दी। यहाँ इतना ग्राम अगर कर रहा है तो उसकी मोल निकालने पड़ेंगे फिर CH4 के, कि अगर इतना ग्राम दे दिया तो कितना बनेगा, 1 से तो 1 मोल बन रहा है CH4 से, तो CH4 के क्या निकाल लो, मोल निकाल लो। मोल निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने, दिया भार बटे, अगर अणु है तो अणु और परमाणु है तो परमाणु भार। दिया भार कितना है, 16, और मुझे पता है कि कार्बन का कितना होता है, परमाणु का 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का मास या द्रव्यमान या अपन भार बोले कितना होता है, 12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16 ही आ जाएगा। अणु भार भी CH4 का, 1 कार्बन का कितना 12 और 1 हाइड्रोजन का 1 और 4 है तो 16, कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। इसका मतलब अभिक्रिया में, संतुलित अभिक्रिया में 1 मोल C तो 1 मोल CO2 बन रही थी, और 16 ग्राम में भी CH4 के कितने मोल है, 1 मोल, तो ये CO2 भी कितने मोल बनेगी, 1 मोल। अब मुझे CO2 का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो अगर मैं CO2 के मोल निकालता तो क्या होता, मोल बराबर क्या, क्या द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ऐसे तो निकालता कि दिया गया भार बटे आणविक भार, ये दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ऐसे ही निकालता कि नहीं निकालता। तो दिया गया द्रव्यमान पूछ रहा है, आणविक द्रव्यमान मैं जानता हूँ कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो CO2 में कितना होगा टोटल पूरा, मोल दिया हुआ है, कितना मोल बन रहा है, 1, दिया गया पूछ रहा है x, और आणविक द्रव्यमान होता है इसका कितना, 44 ग्राम, तो कितना आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 44 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 44 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैसे आया, सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित करना है, संतुलित कर ली। संतुलित अभिक्रिया में एक CH4, मुझे क्या बोला कि जिससे जिसको पूछ रहा है उसी पे फोकस करना है कि इससे ये बनता है तो इससे इसकी मात्रा कितनी बनेगी। मैंने पहले बताया था कि इसमें CH4 से CO2 की पूछ रहा है, तो अभिक्रिया में अगर देखें संतुलित में तो CH4 के 1 मोल से CO2 का 1 मोल बन रहा है, लेकिन इसने ग्राम में मात्रा दी थी CH4 की, तो ग्राम में मात्रा दी है तो उसके ग्राम में कितने मोल हैं तो निकाल लेंगे। तो मोल निकाल, अभिक्रिया में तो इतने मोल है, लेकिन जो ग्राम में मात्रा थी उसमें CH4 के कितने मोल है तो निकालेंगे। दिया भार बटे अणु भार, दिया 16 ग्राम, अणु भार भी CH4 का 16 ग्राम, तो 1 मोल। तो यहाँ 1 से 1 मोल बन रहा था, तो यहाँ भी 1 मोल से कितने CO2 बन जाएगी, 1 मोल CO2 बन जाएगी। मोल दे दिया, मात्रा पूछ रहा है, मोल कैसे निकाला, इससे CH4 से, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो CH4 का यहाँ पे भी 16 ग्राम में भी 1 मोल आया, तो CO2 का भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो इससे द्रव्यमान निकाल लेंगे और कितना आंसर आ जाएगा 22, ये कितना आ जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आप इसको लिखो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। यदि 16 ग्राम मेथेन जलती है तो H2P पर CO2 का कितना आयतन बनेगा। उसमें तो द्रव्यमान पूछा था और इसमें क्या पूछा है, आयतन पूछा है। हम रस समीकरण में तो इसी को तो बोल रहे थे कि क्रियाकारक और उत्पादों की मात्राओं में या तो मोल के रूप में या द्रव्यमान के रूप में जो संबंध होता है कि इसकी इतनी मात्रा जलती है तो कितना बनता है, इसके इतने मोल अभिक्रिया करते हैं तो इसके कितने मोल बनते हैं, वही तो क्या कहलाता है, रस समीकरण में कहलाता है। इसको देखो, सबसे पहले अभिक्रिया लिखो। अभिक्रिया क्या, कौन जल रहा है, CH4। जलने का मतलब हमेशा क्या होता है, O2 के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो एक तो क्या बनता है CO2 और एक क्या बनता है जल। सेम रिएक्शन हो जाएगी पिछले वाले क्वेश्चन जैसी। ठीक है, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1
वही CH4 के सबसे पहले, क्योंकि अभिक्रिया संतुलित तो हो गई, संतुलित में तो CH4 के 1 मोल से CO2 का 1 मोल बन रहा है। इन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं कि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि CH4 इतनी जलती है तो CO2 कितनी बनेगी, ये पूछा जा रहा है, तो इसीलिए इनकी बात कर रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इनका ग्राम में मात्रा दे दी CH4 की, तो ग्राम में मात्रा दे दी तो मोल निकालेंगे, दिया बार 16 ग्राम और CH4 का कितना होता है 16, तो कितना मोल आ जाएगा CH4 का, एक दिया भार बटे अणुभार, तो दिया भी 16 ग्राम और CH4 का कितना होता है 16 होता है, तो 1 मोल आ जाएगा। तो अभिक्रिया में भी रस समीकरण गुणांकों के अनुसार 1 मोल से क्या बन रही थी 1 मोल CO2, तो 16 ग्राम में भी CH4 के कितने मोल है 1 मोल, तो CO2 के भी कितने मोल होंगे 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे भी कितने बन रहे थे 1 मोल से 1 मोल बन रहा था। तो अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, आयतन पूछ रहा है मेरे से। अगर आयतन पूछ रहा है तो मुझे पता है कि अगर आयतन दे रखा और मोल निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो हमने बताया था मोल बराबर दिया आयतन, अगर आयतन दे रखा हो तब मोल निकालने हो, तो इसमें तो आयतन ही पूछ रहा है, तो यही फॉर्मूला तो होता क्या 22.4 लीटर, ये फॉर्मूला था कि नहीं था। तो मोल तो दे रखा है कितना 1 और आयतन पूछ रहा है, ठीक है, और 22.4 का क्या दे देते हैं भाग दे देते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। इट मीन्स क्या कि जब 16 ग्राम मीथेन जलेगी तो H2 पर CO2 का कितना आयतन उत्पन्न होगा 22.4 आयतन, उसकी मोलर आयतन के बराबर। 1 मोल गैस का आयतन भी कितना होता है 22.4 होता है। तो यहाँ CO2 का 1 मोल ही तो बन रहा है, क्योंकि CH4 के 16 ग्राम में CH4 के कितने मोल है 1 मोल, तो इसका भी कितना बनेगा 1 मोल। और रस समीकरण मिति गुणांक में 1 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो 16 ग्राम में भी कितना मोल है 1 मोल है, तो यहाँ से 1 से 1 बना, तो यहाँ पे भी 1 मोल से कितना मोल बनेगा 1 मोल, मोल बराबर दिया आयतन बटे 22.4, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको लिखो, फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो कि O2 का कितना आयतन उत्पन्न होगा जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रिएक्शन लिखनी है, वो भी कैसी संतुलित। हम एक अलग वीडियो बना देंगे बैलेंस नहीं रिएक्शन पे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। देखो COCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट करते हैं तो इसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, और अगर CO2 बाहर निकल जाएगी तो ये क्या बनेगा CaO बनेगा। एक्चुअल में यहाँ पर CO2 है ना, CO नहीं O2 नहीं है। CO2 का कितना आयतन उत्पन्न होगा जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है हीट किया जाता है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं दे रखा, तो इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना 1, मतलब इसके मोल कितने अभिक्रिया के अकॉर्डिंग 1 और इसके भी कितने 1, ठीक है, क्योंकि 1 ही आ रहा है, रिएक्शन बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, 1 है, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 तो 3 है, कैल्शियम 1 है तो 1 है, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, तो बैलेंस है, इसीलिए कुछ आगे कुछ नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता तो इसमें तो 1 मोल से क्या बन रही है 1 मोल CO2, लेकिन मुझे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा दे दी, कितनी दे दी 50 ग्राम। अगर 50 ग्राम दे दी तो इसमें इसके क्या निकाल लूँ मैं मोल निकाल लूँ, और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, आणविक द्रव्यमान दे रखा है 100 ग्राम, तो मोल निकालने का क्या होता है, दिया गया भार कितना 50 और आणविक द्रव्यमान दे रखा है 100, तो कितने आ जाएंगे 0.5 मोल आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसके 1 मोल से रस समीकरण मिति गुणांक के अनुसार 1 मोल से अगर 1 मोल CO2 बन रही है, तो इसके 50 ग्राम में कितने मोल आए कैल्शियम कार्बोनेट के 0.5 मोल, तो इसके भी कितने बनेंगे CO2 के भी कितने बनेंगे 0.5 मोल। पूछ क्या रहा है कि मुझे ये बताओ कितना आयतन उत्पन्न होगा CO2 का। तो मुझे पता है कि जब आयतन दिया होता है तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है कि दिया गया आयतन बटे क्या 22.4 लीटर। पिछले लेक्चर जरूर देखें तो आप क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये आयतन ही पूछ रहा है मेरे से, आयतन बराबर मैं x मान लेता हूँ कि दिया आयतन ही कितना आयतन इसका उत्पन्न होगा वही तो पूछ रहा है, और मोल दे ही रखे थे। तो क्या हो जाएगा x बराबर 22.4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो कितना आ जाएगा लगभग आ जाएगा 11.2 लीटर के आसपास। इट मीन्स जब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो इसके कितना आयतन उत्पन्न होगा 11.2 लीटर आयतन क्या होगा इसका उत्पन्न होगा, ठीक है। इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 3 मोल COCO3 के विघटन से कितने ग्राम CaO मुक्त होगा तथा CO2 का आयतन कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, वही आंसर राइटिंग के लिए क्या लिखें रिएक्शन लिखें। रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे COCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये अपने आप में बैलेंस अभिक्रिया है। एक तो क्या बनता है CaO प्लस क्या बनती है CO2, बैलेंस है, इसका कुछ नहीं रखा था। इसका स्टोइकियोमेट्रिक या रस समीकरण मिति गुणांक 1, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल, बैलेंस है पूरी। ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो 3 1 कार्बन तो 1 कार्बन, Ca 1 तो 1 Ca, बैलेंस है। क्या कह रहा है कि 3 मोल COCO3 के विघटन से कितने मोल CaO मुक्त होगी, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन की अभिक्रिया की, तो 1 मोल COCO3 से 1 मोल क्या बन रही है CO2 अकॉर्डिंग टू बैलेंस
रिएक्शन संतुलित अभिक्रिया से। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3 मोल CO3, तो 1 मोल से जब 1 मोल CO2 बन रही है तो दिए हुए 3 मोलों से भी CO2 कितनी बनेगी, 3 मोल बनेगी नहीं बनेगी। अब देखो इसका मतलब ये भी इसके 1 मोल से CaO भी कितना बन रहा था 1 मोल अभिक्रिया के अनुसार, तो इसके 3 मोल से ये भी कितना बनेगा 3 मोल। लेकिन इसके क्या पूछ रहा है, इसकी ग्राम में मात्रा पूछ रहा है। तो अगर मुझे CaO के मोल निकालने होते तो क्या करता, दिया गया भार पता नहीं है वही तो पूछ रहा है, और इसका अणुभार कितना होता है 56 ग्राम, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो 40 और 16 56। तो यहां से इसका मैं ग्राम में भार निकाल लूंगा। मोल कितने दे रखे हैं 3 मोल, x बराबर क्या आ जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 168 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, CO2 का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो देखो कि भाई 1 मोल जो CO2 है, 1 मोल जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इससे कितने मोल CO2 बनती है 1 मोल ही अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन। तो 3 मोल से कितनी बनेगी 3 मोल CO2, तो इसका मतलब CO2 के मोल कितने आ गए 3। और अगर मुझे आयतन निकालना, मोल आयतन देके मोल निकालने होने वाले का समीकरण, वो जो सूत्र है वो क्या होता है, मोल बराबर दिया आयतन, जो कि पूछा जा रहा है मोरे से, यहां दिया नहीं है, दिया आयतन बटे क्या 22.4। मोल कितने आए हैं CO2 के 3 मोल, तो 3 बराबर क्या कर देंगे, दिया आयतन नहीं है वो भी पूछा जा रहा है, बटे क्या 22.4। तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा 22.4 को गुणा कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 67.2 क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ठीक है, लिख लिया, मिटा दूं, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ नहीं, अगर ध्यान से देख रहे हैं, अगर मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है पहले तो हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, CO2 का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा यदि 5.8 ग्राम ब्यूटेन को जलाया जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखो, संतुलित समीकरण लिखो अभिक्रिया का। ब्यूटेन होता है C4H10, ठीक है, एल्केन होती है 4 कार्बन, एल्केन का फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा था CnH2n+2, ठीक है। एल्केन वो होती है जिनमें कार्बनों की संख्या के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं, वो एल्केन होती है। तो ब्यूटेन है तो 4, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला C4H10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जला रहे हैं, इसका मतलब किसके साथ करा रहे हैं O2 के साथ। और मुझे पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को जलाया जाता है तो क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ऑलवेज, और एक क्या बनता है जल बनता है। ठीक है, देखो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, अगर मैं वैसे बताऊं तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जब हम 11th क्लास की वो पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन, फिर भी इसका सूत्र होता है 3n+1/2, और CO2 कितना बनेगा n, और जो H2O होता है वो बनता है n+1। n यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या होती है, जब यहाँ आप रखोगे कितने कार्बन परमाणु की संख्या 4, तो 4 तिया के 12 और 1 13, तो क्या आ जाएगा 13/2। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 4, तो ये कितना बन जाएगा 4, और 4 + 1 ये कितना बन जाएगा 5। ठीक है, देखो ये बैलेंस है क्या, बैलेंस होगी ये बिल्कुल, देखो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अब मुझे पता है कि फ्रैक्शन में आ रही है इधर, तो फ्रैक्शन को मिटाने के लिए मैं क्या करूं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 हो जाएंगे, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 हो जाएंगे, और 13/2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा 2। तो क्या आ जाएगी अभिक्रिया अगर मैं लिखूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 13O2, और यहाँ 4 दूनी की 8 CO2, और यहाँ कितने आ जाएंगे 10 क्या आ जाएंगे H2। आप देखो ये बैलेंस है अभिक्रिया है, 4 दूनी की 8 कार्बन है, 8 कार्बन है। ऑक्सीजन कितने 13 दूनी की 26, तो 10 दूनी की 20 और 8 दूना 16, तो कितने हो गए ये 10, तो ये हो गए 10 तो ऑक्सीजन इसमें, और 8 दूना के 16, 16 और 10 26। हाइड्रोजन देखो 10 दूना के 20, हाइड्रोजन कितने हैं 10 दूनी के 20। इसका मतलब अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। क्वेश्चन क्या है कि CO2 का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा यदि 5.8 ग्राम ब्यूटेन को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यानपूर्वक, ब्यूटेन से मुझे पता है कि यहाँ 2 मोल से CO2 के कितने मोल बन रहे हैं, 8 मोल बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ ब्यूटेन का ग्राम में मात्रा दे दी, तो ब्यूटेन के मोल निकाल लूं,
ब्यूटेन का मोल निकालने के लिए दिया गया भार कितना है 5.8, बट इसका अनुभार कितना होगा, कितने कार्बन है 4, तो एक कार्बन का कितना 12 चौका 48, ठीक है। अरे आएगा कि नहीं आएगा। और कितने हाइड्रोजन है 10, तो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन एक का कितना होता है 1 होता है, तो 10 का कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 58। अरे इसका ही तो निकाल रहे हैं, ब्यूटेन का अणुभार कितना होता है 58 होता है, तो 5.8 ग्राम में कितने का भाग दे देंगे 58। और आप बोलेंगे कि सर इसके आगे तो 2 लग रहा है, अरे 2 लग रहा है तो उससे क्या लेना देना, अपन तो ब्यूटेन का अणुभार चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्यूटेन की ग्राम में मात्रा दे रखी है, ना कि 2 ब्यूटेनों की ग्राम में मात्रा, केवल ब्यूटेन की ग्राम में मात्रा, तो ब्यूटेन का अणुभार का ही भाग लगेगा मोल निकालने के। दिया गया भार बटे अणुभार तो कितना होता है 5.8, तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितने आ जाएंगे 5, 0 पॉइंट कितने आ जाएंगे, ये 58 है सॉरी है ना, 0.1 मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो पूछा क्या जा रहा है CO2 की कितना द्रव्यमान बनेगा, तो मुझे पता कि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल ब्यूटेन से कितने मोल CO2 बन रही है, 8 मोल CO2 बन रही है कि नहीं बन रही। तो अगर मैं 1 मोल से बनाता तो कितनी बनती 4 मोल CO2, तो 0.1 मोल से कितनी बनेगी, क्योंकि कितने मोल आए इसके इतने आए, तो 0.1 से कितनी बनेगी 0.4 मोल क्या बनेगी CO2। अरे अकॉर्डिंग टू अभिक्रिया 2 मोल से कितने बन रहे थे 8 मोल, तो 1 मोल से 4 मोल बनेंगे, तो 0.1 मोल आए ना C4H10 के ब्यूटेन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो CO2 कितनी बनेगी इसके अकॉर्डिंग 0.1 से 0.4 मोल बनेगी। इसका मतलब CO2 के मोल कितने आ गए 4 मोल आ गए, ठीक है, मोल क्या आ गए 4। अब पूछा क्या जा रहा है कि इसका कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा, तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है, दिया गया भार जो कि दिया नहीं है, पूछा जा रहा है अणुभार कितना होता है CO2 का 44 ग्राम, तो ये जो मात्रा है इसका दिया गया भार यही पूछा जा रहा है इससे कि कितना उत्पन्न होगा। इसका मतलब मोल निकालने का यही तरीका होता है, मोल दे रखे हैं 0.4, तो इसका दिया गया भार निकालने के लिए क्या करेंगे, इस अणुभार को किससे गुणा कर देंगे, मोलों से गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो x बराबर 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 44 ग्राम, ये लगभग कितना आ जाएगा 17.6 कुछ आ जाएगा, है ना। कैसे आया, क्योंकि मोल निकालने का तरीका क्या होता है, दिया गया भार बटे अणुभार, मोल दे रखे हैं, दिया गया भार ही पूछ रहा है कि कितना उत्पन्न होगी CO2, अणुभार कितना होता है CO2 का 44 ग्राम, तो 44 ग्राम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितनी आ जाएगी 17.6। ये तो ये आ गई, ठीक है, सिंपल सा था, कुछ नहीं था, केवल अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, उसके आधार पर आंसर आसानी के साथ आ जाता है। बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस में जो रस समीकरण गुणांक है उनके अनुसार देखो, ग्राम में मात्रा दे रखी है तो उसके मोल निकाल लो, तो इतने से इतने मोल बन रहे हैं तो 1 से बनेंगे 4, तो 0.1 आए हैं यहाँ ब्यूटेन, तो CO2 कितनी उत्पन्न कितना मोल बनेंगे CO2 के 0.4। अब मोल नहीं पूछ रहा है, ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, तो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटे अणुभार, तो दिया गया भार तो है नहीं, वही पूछा जा रहा है, तो इसमें किसका भाग दे देंगे अणुभार का, तो अणुभार को गुणा जब मोलों से कर देंगे तो दिया गया भार आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग, है ना, अच्छे से लिखो इसको। करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। देखो अभी पिछले वाला जो एग्जांपल था उससे थोड़ा सा और घुमा के दिया है, वही रिएक्शन है। O2 का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा, द्रव्यमान आवश्यक होगा, मोल भी दे सकता है, कितने मोल आवश्यक होंगे, मोल भी निकालेंगे द्रव्यमान भी निकालेंगे। यदि 5.8 ग्राम ब्यूटेन को जलाया जाता है तो वही ब्यूटेन वाली रिएक्शन लिखो, अभी वाली जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, C4H10 प्लस क्या 13O2, मैंने बैलेंस पहले भी बता दी थी, वापस टाइम खराब नहीं करूँगा, 8 क्या CO2 प्लस 10 क्या H2, और यहाँ क्या लग रहा था 2, ठीक है। वही हमने जब ब्यूटेन के मोल निकाले थे, दिया गया भार कितना 5.8, ब्यूटेन का अणुभार है, आणविक द्रव्यमान कितना ये, तो ये कितना आ गया था 0.1 आ गया था। क्या पूछा जा रहा है कि समीकरण में तो 2 मोल के साथ ऑक्सीजन के कितने मोल अभिक्रिया कर रहे हैं, 13 मोल अभिक्रिया कर रहे हैं O2 के, लेकिन आपको दिया है कि ब्यूटेन के इतने ग्राम हैं, तो तब इसके कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। अभिक्रिया में इतने मोल हैं, इसका रस समीकरण में गुणांक 2 है, तो ये कितने से अभिक्रिया कर रहा है 13 से, लेकिन अगर इसके इतने ग्राम है तो इतने ग्राम में से कितने मोल हैं 0.1 मोल, तो तब इसके मोल कितने काम आएंगे, जब इसके 2 थे तो 13 आए, तो जब इसके 0.1 है तो कितने काम आएंगे मोल, या उसका द्रव्यमान भी पूछ रहा, तो मोल से द्रव्यमान भी निकालेंगे। तो देखो जब 2 मोल थी ब्यूटेन तो O2 की कितनी रिक्वायरमेंट थी 13 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर 1 मोल होता ब्यूटेन, अगर 1 मोल ब्यूटेन होता तो ये कितनी होती 13/2 मोल रिक्वायर्ड, तो जब ये 0.1 मोल होगी ब्यूटेन तो ये कितनी रिक्वायरमेंट होगी इसकी O2 की 13/2 इंटू क्या 0.1, ये लगभग आ जाएगा 0.65 मोल किसके आवश्यक होंगे
O2 के आवश्यक होंगे। ये तो मोल आ गया, लेकिन द्रव्यमान पूछ रहा है, तो अगर O2 के मुझे मोल निकालने होते तो कैसे निकालता? मोल बराबर दिया गया भार, वही पूछा जा रहा है द्रव्यमान कितना होगा बटे आणविक द्रव्यमान या अणु भार। तो O2 का कितना होता है 32, एक ऑक्सीजन परमाणु का 16, तो O2 का 2 ऑक्सीजन, तो 16 दूना के 32। मोल कितने आ गए 65, x बटा क्या 32, तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा 32 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 0.65 से, जो भी आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, कैसे किया? वही रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन, उसके CH4 के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल देखो। STP पर CO2 के 11.2 लीटर आयतन उत्पन्न करने के लिए CaCO3 का आवश्यक द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि CaCO3 का द्रव्यमान कितना होगा। सबसे पहले वही रिएक्शन लिखो, बैलेंस रिएक्शन का ही खेल है सारा, रस समीकरण में 3 और इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर निकाल लेना। हीट किया तो एक तो क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बना CO2, ये अपने आप में ही बैलेंस अभी किया, कुछ नहीं लग रहा तो रस समीकरण में गुणांक 1, कुछ नहीं लग रहा तो 1, कुछ नहीं लग रहा तो 1। इसका मतलब 1 मोल जब CaCO3 विघटित हो रहा है तो 1 मोल तो CaO बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और 1 मोल क्या बन रही है CO2 बन रही है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, CO2 का आयतन दे रखा है, तो CaCO3 की द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो CO2 के आयतन से आप CO2 की मोल निकाल सकते हैं क्या? यस। कैसे निकाल सकते हैं? मुझे पता होता है कि मोल निकालने का तरीका क्या होता है, दिया आयतन बटे क्या 22.4 लीटर। कितना आयतन दे रखा है CO2 का 11.2, और कितने का भाग लगा देंगे 22.4 का, लगभग कितना आ जाएगा ये 0.5 लीटर आ जाएगा। 0.5 क्या आ जाएंगे मोल आ जाएंगे, किसके CO2 के। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग खुद देखें कि जब CaCO3 का 1 मोल विघटित हो रहा था तो CO2 का कितना मोल बन रहा था भाइयों 1 मोल। तो जब CO2 का ही 1 मोल उत्पन्न हो रहा है, जब इसका ही 1 मोल उत्पन्न हो रहा है, तो बताओ कि उसका कितना होगा। CaCO2 के आवश्यक द्रव्यमान की मात्रा आपसे पूछी जा रही है। ये एक्चुअल में क्या है CaCO नहीं है, CuCO3 है। ठीक है, CuCO3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, CuCO3 है, आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए करा रहा हूं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आवश्यक द्रव्यमान कितना होगा। देखो अगर अपन संतुलित समीकरण के अनुसार देखें तो जब 1 मोल CuCO3 विघटित हो रहा है तो 1 मोल CO2 बन रहा है। अब मुझे द्रव्यमान कैसे निकालूंगा CuCO3 का, तो मैं ऐसे निकालूंगा कि CO2 के कितने मोल आ रहे हैं, उसका आयतन दे रखा है उससे 0.5 मोल, तो 1 मोल CuCO3 से 1 मोल CO2 बन रही थी कि नहीं बन रही थी, तो 0.5 मोल यहाँ बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसके भी कितने मोल विघटित हो रहे होंगे 0.5 मोल। अरे भैया जब 1 मोल विघटित हो रहा था तो इसका भी कितना मोल बन रहा था 1 मोल बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो जब इसके 0.5 मोल बन रहे हैं इसका मतलब इसका कितना विघटित हो रहा है 0.5 मोल, और इसकी मोल से मैं क्या निकाल सकता हूँ इसका द्रव्यमान। कैसे? दिया गया भार पता नहीं, वही पूछ रहा है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होगा CuCO3 का, कॉपर का होता है 64 प्लस, कार्बन का होता है 12 प्लस, ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 3। ठीक है, धीरे धीरे आ जाता है ये। मोल कितने आए हैं 0.5 मोल, और ये x बटे क्या आ जाएगा 124 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से इसके द्रव्यमान की मात्रा कितनी आ जाएगी 0.5 गुणा 124, जो भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैसे आया कि CO2 का आयतन दे रखा है, और अगर आयतन किसी का दे रखा है तो मोल निकालने का क्या तरीका है, उसका दिया आयतन बटे 22.4, अगर ml में होता तो 22,400 का भाग लगाते, लीटर में तो 22.4। पीछे जाके मोल कॉन्सेप्ट देखें अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है, कितने आ गए 0.5 मोल। CuCO3 के 1 मोल से CO2 कितनी बन रही थी 1 मोल, अकॉर्डिंग टू अभिक्रिया। इसके अगर इतने आयतन दे रखे तो इसकी मोल कितने आए 0.5 मोल। यहाँ 1 से 1 बन रही तो 0.5 बना, इसका मतलब ये कितना विघटित हुआ है 0.5 मोल ही क्या हुआ है विघटित हुआ है, इसलिए इसके कितने मोल आए 0.5 मोल आए। इसके मोलों से इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे? मोल निकालने का क्या तरीका होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो दिया गया है नहीं, आणविक मुझे पता है तो दिया गया निकालूंगा कहाँ से, आणविक को किससे गुणा कर दूंगा मोल से, तो ये कितना आ जाएगा, जितना इसका मल्टीप्लाई करूंगा उतना आ जाएगा। ठीक, अगला देखो, इसको मिटा रहा हूं, उसको लिख लो आप। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि निम्न रिएक्शन में, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, निम्न रिएक्शन में CaO का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा यदि 5.6 लीटर NO2 उत्पन्न हो तो। और आपको रिएक्शन दे रखी है, और अगर रिएक्शन दे रखी है तो पहले रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे,
और रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो हमारा आंसर आसानी के साथ आ जाएगा। देखो कैसे आंसर, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, CaNO3 का ऑल्टाइज दे रखा है, इसको जब हीट कर रहे हैं तो एक तो क्या बन रहा है CO और एक क्या बन रहा है NO2 और एक क्या बन रहा है O2। इसको बैलेंस करो, देखो यहाँ 2 लगा दूं और यहाँ पे भी 2 लगा दूं तो CA बैलेंस हो गए, और यहाँ पर लगा दूं 4 लगा दूंगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी मेरे ख्याल। देखो कैसे, ऑक्सीजन कितने हैं 4 दूनी के 8 और 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी की 6 दूनी के 12, 2 आगे लग रहा है। कैल्शियम कितने हैं 2, तो कैल्शियम कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, इसके अंदर डिब्बे के अंदर 2 ही आगे लग रहा है, 2 इसमें और 2 ये लग रहा है, तो 2 दूनी के 4, तो नाइट्रोजन कितने हैं 4। इसका मतलब अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न रिएक्शन में CaO का द्रव्यमान कितना उत्पन्न होगा यदि 5.6 लीटर NO2 उत्पन्न हो तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। NO2 का क्या निकाल लो, अगर NO2 का आयतन दे रखा है तो NO2 के मोल निकाल लो, और NO2 के मोल निकालने का क्या तरीका होगा, क्यों कैसे मोल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका दे रखा है आयतन, और अगर मुझे किसी का आयतन दे रखा है तो मोल निकालने का क्या तरीका होता है, मोल बराबर क्या दिया, आयतन कितना है 5.6, और NO2 का द्रव्यमान निकालना कितना आएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना 14, और एक नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 दूनी की 32, 2 ऑक्सीजन है NO2 के फॉर्मूले में, और एक ऑक्सीजन का 14, तो 32 और 14 क्या हो गए 32 42 और कितने हो गए 46 हो गए कि नहीं हो गए। अगर 46 हो गए तो कितने मोल आ जाएंगे NO2 के 0.25 मोल आ जाएंगे। क्या तरीका होता है, दिया गया आयतन कितना है 5.6 लीटर बटे, अगर आयतन दे रखा है तो किसका भाग देंगे 22.4 का, क्योंकि जब आयतन दे रखा होता है तो दिया गया आयतन बटे क्या 22.4, सॉरी वो मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, अगर आयतन दिया होता है तो मोल निकालने का तरीका दिया गया आयतन बटे 22.4, तो कितना आ जाएगा 0.25 के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या जा रहा है कि CO का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है CO का कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा। मुझे एक बात बताओ, जब 4 मोल NO2 रिएक्ट कर रहे थे तो मतलब बन रहे थे तो CO के कितने मोल बन रहे थे, जब 4 मोल कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा, जब 4 मोल NO2 बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है अकॉर्डिंग टू अभिक्रिया, तो CO के कितना द्रव्यमान कितने बन रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं, तो अगर 1 मोल NO2 बनता तो इसके कितने बनते, अगर 1 मोल NO2 बनता तो इसके कितने बनते 2/4, 1/2 बनता, तो इसके कितने आए हैं 0.25 आए, तो ये कितना हो जाएगा 2/4 गुणा क्या 0.25, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसके क्या आ जाएंगे मोल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.125 आ जाएंगे, मोल आ गए, और मोलों से अपन क्या निकाल सकते हैं द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, मोल बराबर दिया गया भार बटे आणविक भार, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.125 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मुझे मोल तो आ गया, लेकिन निकालना क्या है द्रव्यमान निकालना है, तो मोल बराबर क्या होता है दिया गया भार जिसको मास बोल सकते हैं बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसका पूछा जा रहा है, CO का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 40 और 16 56, मोल कितने आए 0.125, तो इसका द्रव्यमान निकालने का क्या तरीका होगा, मोलों को किससे गुणा कर दो आणविक द्रव्यमान से क्या कर दो गुणा, जो भी आपका आंसर होगा आ जाएगा। कैसे किया एक बार और देखें, आपको NO2 का आयतन दिया है तो NO2 के मोल निकाल लेंगे, जब किसी गैस का आयतन दिया होता है तो उसमें 22.4 का भाग देते थे तो उसके मोल आ जाते हैं। ठीक है, अगर अभी अब पूछ रहा है कि CO जिसको दे रखा है जिसके बारे में पूछ रहा है उन्हीं को कंपेयर करें आपस में, CaO के कितना द्रव्यमान उत्पन्न होगा, तो देखो जब NO2 के 4 मोल बन रहे थे तो CaO के कितने मोल बन रहे थे 2, तो जब NO2 का 1 मोल बनेगा तो इसके कितने बनेंगे 2/4, या एक्चुअल में कितने बन रहे हैं 5.6 लीटर से, ये तो रसमीकरण विधि के अनुसार था, संतुलित अभिक्रिया के अनुसार, एक्चुअल में कितने बन रहे हैं 25.25, तो 0.25 बन रहे हैं, तो इसके कितने आएंगे 2/4 गुणा 0.25, तो कितने आ जाएंगे 0.125 आ जाएंगे। अगर 0.125 मोल आ गए तो इससे इसका द्रव्यमान हम आसानी से निकाल सकते हैं, मोल बराबर दिया गया भार बटे आणविक भार, आणविक भार किसका CO का ही तो पूछ रहा है, CO के बारे में तो पूछ रहा है कि जब इसके रसमीकरण विधि के अनुसार 2 बन रहे, इसके 4 बन रहे थे तो इसके 2 बन रहे हैं, तो जब इसके 0.25 बनेंगे तो इसके कितने बनेंगे 0.125 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और इसका द्रव्यमान पूछेगा तो यहाँ से द्रव्यमान निकाल लेंगे। ये इसका तरीका है, इसको लिख लो, फिर आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं, बहुत रस समीकरण मिति पढ़ लिया, इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका सफिशियंट होगा आगे के लिए, ठीक है। देखो 90 kg H2O से कितने ग्राम O2 प्राप्त होगी। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, H2O से O2 बनेगा तो कैसे बनेगा। H2 किससे मिलकर बना होता है, H2 से और क्या O2 से, तो इसी में विघटित हो जाएगा 2H2 + O2 और यहाँ लगा दूँ 2, होगी बैलेंस। हाइड्रोजन कितने 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो ऑक्सीजन कितने 2, तो अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। क्या कहा जा रहा है आपसे, 90 ग्राम H2O से कितने ग्राम O2 प्राप्त होगी। तो अब एक बार बताओ, इसको निकालने के लिए क्या करें, मोल निकालें H2O के। मोल निकालने का क्या तरीका होता है, दिया भार किसमें, ग्राम में, बटे आणविक भार या आणविक द्रव्यमान, ये भी किसमें, ग्राम में। दिया गया ग्राम है किलोग्राम में, किलोग्राम में 90, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम में चेंज करने के लिए, 1000 से। और मुझे पता है H2O का जो वो होता है आणविक द्रव्यमान, वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है कि नहीं होता। ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो कितना हो गया 18। अब आप ये मत सोचना सर 2 लग रहा है तो 36 लिखो, यहाँ नहीं, यहाँ मुझे 90 ग्राम H2O दे रखा है ना कि 2H2O दे रखा, तो 90 ग्राम H2O दे रखा, तो H2O का तो भाग लिखेंगे, क्योंकि ये कितने दे रखे हैं, H2O दे रखा है ना कि ये 2H2O। कभी भी ऐसे मोल निकालने के लिए रस समीकरण मिति गुणांक से उसके आणविक द्रव्यमान का गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये जो 90 ग्राम दे रखा है मुझे, ये H2O दे रखा है, तो H2O का ही लगेगा ना आणविक द्रव्यमान का भाग, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए कितने का लगेगा, 18 का। 18 का लगेगा तो कितने मोल आ जाएंगे, 5000 मोल आ जाएंगे। 18 पंजे के 90, 5000 मोल आ गए। अब देखो O2 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखो अगर मैं अभिक्रिया के अकॉर्डिंग देखूं तो जब 2 मोल अकॉर्डिंग टू रस समीकरण मिति, अगर कुछ नहीं लग रहा O2 के आगे तो 1 मान लेंगे। जब 2 मोल H2O अभिक्रिया कर रहे थे तो कितना मोल O2 बन रहा था, 1 मोल। और अगर 1 मोल करता ये H2O तो ये कितने बनते O2, आधा मोल। अगर जब 2 मोल कर रहा है तो इतना समझने के लिए लिख दिया, मैं डायरेक्ट नहीं लिखा कि इतना 5000 मोल करेंगे, तो इसलिए जब 2 मोल H2O रिएक्ट कर रहा था तो 1 मोल O2 बन रही थी। अगर 1 मोल करता तो कितने बनता, 1/2। और अगर 5000 मोल कर रहे हैं तो O2 के कितने मोल बनेंगे, 1/2 इंटू क्या 5000, तो O2 के कितने मोल आ जाएंगे, 2500 मोल। 2500 मोल ऑफ कौन, O2। और अगर O2 के 2500 मोल आ गए तो इसका क्या पूछा जा रहा है, द्रव्यमान। तो मोल से द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं, मोल बराबर क्या होता है, किसी का दिया गया द्रव्यमान पता नहीं है, आणविक द्रव्यमान O2 का कितना होता है 32, और मोल कितने दे रखे हैं भैया, कितने आए हैं 2500 आए हैं। तो x बराबर किसको 2500 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे किया, वही रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस अभिक्रिया लिखनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया के अनुसार जब 2 मोल H2O विघटित हो रहे थे तो 1 मोल O2 बन रहे थे। रिएक्शन में दे रखा कि जब 90 ग्राम या 90 को 1000 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 90000। तो जब 90000 ग्राम H2O रिएक्ट कर रहे हैं तो O2 के कितने ग्राम बनेंगे, तो कितने ग्राम बनेंगे भैया, 2500 गुणा किससे कर देंगे, 32 से। कैसे निकाला आप लोग आराम से बता सकते हैं। पहले इसके मोल निकाल लिए मैंने H2O के, H2O का भार दे रखा है किलोग्राम में, तो उसको ग्राम में चेंज किया, बटे आणविक भार का भाग दे दिया, तो H2O कितने मोल आ गए 5000। जब H2O के 2 मोल रिएक्ट कर रहे थे तो 1 मोल बन रहा था, और 1 मोल करता तो कितने बनते, आधे। तो जब 5000 करेंगे तो इसके कितने बनेंगे 2500 मोल। 2500 मोल बनेंगे तो इनके 2500 मोलों से क्या निकालेंगे, इसके भार निकालेंगे कि कितने भार के रूप में 2500 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 5000 से, तो भार कितना करेगा। तो भार निकालने का क्या तरीका है, मोल से भार निकाल सकते हैं। मोल बराबर दिया गया भार बटे आणविक भार, या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान 32 है, दिया गया है नहीं, वही तो पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर नीचे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, बता दूं। ठीक है, ओके। अगला देखो नीचे वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए सफिशिएंट है। मैंने बहुत तरह के क्वेश्चन करा दें, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फिर और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों पे। सीमांत अभिकर्मक की बात करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो आप हो जा रहा है 200 ग्राम 95% CO3 के विघटन से कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी। सबसे पहले रिएक्शन लिखो। मुझे पता है कि जो CO3 का जो विघटन होता है वो अपने आप में एक संतुलित अभिक्रिया होती है। एक तो क्या बनेगा CaO और एक क्या बनेगी CO2। आपसे ये पूछा जा रहा है
कि 200 ग्राम में का इतना परसेंट जब विघटित हो रहा है तो कितने ग्राम वो CO2 बनेगी। तो सबसे पहले तो 200 ग्राम का 95% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 190 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर मैं इस अभिक्रिया का देखता, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका क्या 1 मोल, इसको लिख सकता हूं कि इसका कितना ग्राम भार है ये, कि जब 100 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो CO2 कितनी बन रही है, 44 ग्राम बन रही है। अरे 1 मोल से 1 मोल बन रहा है और किसी के 1 मोल का भार कितना होता है, उसके ग्राम पर अणु भार या ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। तो CaCO3 का कितना होता है ग्राम अणु भार 100 ग्राम। तो 1 मोल से 1 मोल बन रही है तो 100 ग्राम से कितनी बनेगी, 44 ग्राम बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे बनेगी भैया, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अगर ये बन जाएगी तो फिर 190 ग्राम से कितनी बनेगी, निकाल के देखो, निकाल सकते हैं आराम से कि भैया जब 100 ग्राम से 44 ग्राम CO2 बन सकती है तो 1 ग्राम से कितनी बनेगी, 44 बटे क्या 100 क्या ग्राम। 200 का कितना दे रखा है इसने, 95% दे रखा है कि 200 का 200 ग्राम CaCO3 का 95% जब विघटित होता है तो 200 का 95% कितना आ जाएगा, 190 ग्राम। तो जब 100 ग्राम कर रहा था तो 44 ग्राम बन रही थी, और जब 1 ग्राम करेगा तो 44 बटे 100, तो जब 190 ग्राम रिएक्ट करेगा या विघटित होगा CaCO3 तो ये कितनी बनेगी, तो क्या हो जाएगा 44 बटे 100 मल्टीप्लाइड बाई क्या 190 ग्राम। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, जो भी आपका आंसर आ रहा है आप आराम से लिख सकते हैं। काट दें इसको, 5 से काट दें तो आ जाएगा 25 चौको 100, और इधर 5 से कट जाएगी, ये 5 दिया कि 15 और 4 पचट्टे 40, ये लगभग आ जाएगा 83 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका आंसर समथिंग। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। बता देंगे कैसे आया। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस लिखो, लिख दी भैया बैलेंस अभिक्रिया ये है कि जब 1 मोल कर रहा है तो 1 मोल CO2 बन रही है। इस 1 मोल को मैं 100 ग्राम के रूप में लिख सकता हूँ कि जब इसका 100 ग्राम कर रहा है तो उसका कितना बन रहा है 44 ग्राम, क्योंकि किसी के 1 मोल का जो भार होता है वो उसके ग्राम अणु भार के क्या होता है बराबर। तो इसका 44, इसका कितना होता है 100 और CO2 का कितना होता है 44 ग्राम। तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जब 100 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने बन रहे हैं 44 ग्राम। तो जब 1 ग्राम करेगा तो 44 बटे 100, और इसका 200 का कितना दे रखा है 95%, वो कितना होता है 190। तो जब 190 विघटित होंगे कैल्शियम कार्बोनेट तो कितना ये कितना बनेगा, तो इसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 83 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हमने रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है उस पर मोल को लगाकर, मोल संकल्पना को लगा के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस बारे में हमने बात कर ली है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। मोल कॉन्सेप्ट को देखें और फिर इस लेक्चर को देखें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत है, और हम आपको इसके नोट्स भी प्रेफर कराएंगे। अगर आपके स्कूल वाले आपको लेक्चर दिखवा रहे हैं तो अकेले में शांत जाकर बैठें और ऑर्डर वाइज लेक्चरों को देखें, क्योंकि हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लेक्चर क्या किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक। उसको देखने से पहले इससे पहले के लेक्चर और ये लेक्चर इसको अच्छे से देखें और पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।